ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पे हम पिछले 3 दिन से चर्चा कर ही रहे हैं भिन्न भिन्न रूप से, लेकिन इसको थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच से आज हम और जानेंगे। जैसे कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, अगर इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखें, क्रिएटिव क्रिएट करना, उत्पन्न करना, कुछ नया बनाना, और विजुअलाइजेशन देखना। तो क्रिएट करने का काम है मन का। मन में विचार उत्पन्न होते हैं और जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उनको हम बुद्धि द्वारा देखते हैं, बुद्धि द्वारा उसका चित्र बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मतलब क्या हो गया? मन उत्पन्न करता है, बुद्धि उसको देखती है। तो उस और हमारा अगर देखा जाए तो राजयोग भी क्या है? राजयोग मेडिटेशन भी मन बुद्धि का योग है। मन से विचार उत्पन्न करना और बुद्धि से उसको देखना। तो आज हम इसकी साइंस को समझेंगे कि कैसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करता है और हमारे राजयोग को सहज राजयोग बनाने में कैसे मदद करेगा। इसकी शुरुआत करती हूँ मैं एक कहानी से। एक अंधे इंसान की कहानी याद आती है जो बहुत सालों बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। तो उसका दोस्त मिलकर उसको बहुत खुश होता है और कहता है कि चलो आज तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। तो वो अंधा व्यक्ति पूछता है कि अच्छा भाई, पार्टी में क्या करेंगे? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, हम बहुत एंजॉय करेंगे। तो वो अंधा इंसान फिर पूछता है भाई क्या खिलाओगे मुझे? कहता है मैं तुम्हें ना पुडिंग खिलाऊंगा। अब उसने कभी पुडिंग खाई नहीं होती है, तो वो फिर पूछता है कि पुडिंग कैसी होती है? तो वो कहता है कि पुडिंग वाइट कलर की होती है। अब वो क्योंकि बचपन से अंधा था, उसे वाइट भी नहीं पता था वाइट कैसा होता है। तो कहता है वाइट क्या होता है? तो उसका फ्रेंड उसको समझाता है कि वाइट बत्तख होती है, हाँ, डक होती है। अब उसने बचपन से कभी डक भी नहीं देखी होती, तो वो पूछता है कि भाई डक कैसी होती है? तो वो सोचता है कैसे बताऊं इसको। वो उसका हाथ लेता है और अपने हाथ से आकृति बनाता है डक की और उसको कहता है ये देख, महसूस कर, ऐसी होती है डक। तो अंधा व्यक्ति जब उस पर हाथ फेरता है, कहता है इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी, ऐसी पुडिंग तो मेरे गले में अटक जाएगी, मुझे खानी ही नहीं है ऐसी पुडिंग, मुझे नहीं जाना तेरे घर। कहने का भावार्थ ये है कि कभी कभी योग की जब हम बात करते हैं तो इतने तरीके से हम उसको करने की कोशिश कर चुके होते हैं या नहीं भी कर चुके होते, तो योग अपने में, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक मुश्किल शब्द लगता है। योग सुनते ही हम बीके भाई बहनों को भी और किसी नए को भी जब हम बताते हैं कि योग सीखो, तो उनको थोड़ा सा भारी वर्ड लगता है ना। तो योग क्या है? सहज याद है, जो बाबा ने हमें सहज करके बताया। और सहज राजयोग बाबा कहते हैं तो जरूर कुछ आसान सी चीज ही होगी, है ना। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमें इसमें डिफिकल्टी आती है। इनफैक्ट मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मुझे बहुत मुश्किल आई। 3 साल से हम ज्ञान में हैं। ज्ञान को समझा, बहुत अच्छा लगा, और मैं ज्ञान में मेडिटेशन सीखने के लिए आई थी, क्योंकि मैं लौकिक में मेमोरी ट्रेनर हूँ और तभी मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेडिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेमोरी में और कंसंट्रेशन से। तो जब मैंने मेडिटेशन सीखना यहाँ पे शुरू किया तो दीदी ने कहा पहले कोर्स करिए, 7 डेज का कोर्स किया। फिर योग में भी उन्होंने बिठाया, फिर काफ़ी सारी वीडियोस देखे और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। आओ बच्चों की सीडी देखी और जो हमारे ज्ञान में बनी हुई हैं, और दीदी ने भी हेल्प किया कि ऐसे ऐसे विजुलाइज करो योग में। तो मैं विजुलाइज तो करती थी, लेकिन क्या होता था कि साक्षियों के विजुलाइज करती थी। ऐसे देखती थी जैसे मैं साइड में खड़ी हूँ, बाबा से किरणें आ रही हैं मुझ पे और मैं आगे उन किरणों का साकाश दे रही हूँ या अपने अंदर पावर भर रही हूँ। तो वो एक चित्र दिखाई तो देता था, बनता था, लेकिन उसको कभी फील नहीं कर पाई, या ये कह सकते हैं कि उस चित्र के अंदर मैं उसको मैक्सिमम आधा मिनट या 1 मिनट तक तो कॉन्सेंट्रेट कर पाती थी। उसके बाद फिर मन भटकने लगता था। तो ये रहता था कि उस आनंद को की अनुभूति कैसे हो। जैसे कहते हैं कि योग में इतना खो जाते हैं कि बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो मुझे लगता था मेरा योग सही नहीं लग रहा, जो मुझे उस आनंद की अनुभूति नहीं होती, सिर्फ मैं विजुलाइज कर पाती हूँ और वो काम भी देता था, चार्जिंग भी महसूस होती थी,
लेकिन आनंद नहीं आता था। तो एक बार मैं ये पढ़ रही थी, भाई साहब ने, बाबा के शब्द हैं ये, तो उसमें लिखा था, चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है। ऑल्दो कई बार ये पढ़ा हुआ है मूल्यों में, लेकिन उस दिन जब पढ़ा तो एकदम से स्ट्राइक किया। उसमें था, चित्र से चरित्र बनता है, तो जैसा आप चरित्र देखना चाहते हैं उसका चित्र निर्माण करें, और स्मृति से स्थिति बनती है। इन दोनों नियमों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और आप उसका अभ्यास करें तो इसको बाबा कहते हैं योग का प्रयोग। और मुझे लौकिक में एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा है, एक 9 साल का बेटा है। आपस में दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, जैसे करते ही हैं भाई बहन, बहुत उधम मचाते हैं, और किसी भी तरह से मैं सफल नहीं हो पा रही थी कि उनको शांत कैसे किया जाए थोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता था, हमेशा यही संकल्प आता था, ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे क्या हमेशा। का बाबा की बातें सुनाती थी, मुरली सुनाती थी, लेकिन असर नहीं आ रहा था किसी भी तरह से। तो मैंने दीदी से भी सेंटर पूछा, उन्होंने भी कहा कि इनको साकाश तो अमृत वेला उठ के वो भी किया, खाने में भी चेंज किया, आया फर्क आया, लेकिन बहुत स्ट्रांग फर्क नहीं मुझे दिखाई दिया। कि अच्छे वर्च्यूज तो ले रहे थे, लेकिन आपस में उनका रिलेशनशिप नहीं अच्छा हो पा रहा था। तो जैसे बच्चे लड़ते हैं, और मुझे लगता था कि वो रोज लड़ाई की आवाजें घर के वातावरण को बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा क्यों ना मैं योग का प्रयोग वहीं पर सबसे पहले करूं। तो जब ये आया कि चित्र से चरित्र बनता है, तो बुद्धि में आया कि जैसा मैं चरित्र उन बच्चों का देखना चाहती हूँ, अगर मैं उस चित्र को निर्माण करूं, और कोई भी क्या चाहेगा, सत्युगी बच्चे ही चाहेगा। तो मुझे ऐसा लगा, बाबा भी कहते हैं कि तुम सत्युगी मॉडल अपने घर को बनाओ, अपने गृहस्थ को बनाओ। तो मैंने कहा सबसे पहले यहीं से शुरुआत करने की जरूरत है, और मैं अमृत वेला उठ के योग में बैठी। और उस दिन मैंने केवल देखा नहीं, मैंने हर चीज को ऐसे विजुलाइज किया जैसे मैं उस सीन के अंदर हूं और मैं वो सब कुछ कर रही हूँ। सुबह से लेके एक एक एक्शन मैंने उसमें विजुलाइज किया कि बच्चों को मैं उठा रही हूँ, और बच्चे बड़ी खुशी से उठ रहे हैं, रोज की तरह कोई चिक चिक बाजी नहीं है, और बड़े खुशी से उठ के मुझसे गले मिल रहे हैं। मैंने फील किया कि उनके हाथ कैसे चार मेरे पास आ रहे हैं, मेरी गोदी में बैठ रहे हैं, ओम शांति मम्मी, गुड मॉर्निंग, और बड़े स्माइल के साथ उठ रहे हैं। अपने आप उठ के किचन में जाके पानी ला रहे हैं, अपने रोज के काम कर रहे हैं, फटाफट बैग लगाया। और खाना भी हालांकि उनकी पसंद का नहीं बना है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हाँ ये बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, हमारी टीचर ने भी बताया। एवरीथिंग, समय से पहले बस स्टैंड पे पहुंच जाना, मतलब जो जो नहीं होता वो सब कुछ मैंने विजुअलाइज करते हुए देखा उसको। स्कूल से आकर भी मुझे 2 घंटे पीछे पढ़ना पड़ता था, होमवर्क कर ले पहले, बाद में खेलियो, पहले होमवर्क कर ले। और मैंने देखा कि बच्चा स्कूल से आता है, या आता ही मुझे सारी बता रहा है कि मम्मी मैं आज ये काम मिला है, ऐसे ऐसे स्कूल में हुआ, और सब कुछ रात तक मैंने सीन टू सीन। और मुझे बहुत उस दिन आनंद आया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं जैसे योग कर रही हूँ बाबा के साथ, और बाबा मुझे ये सब दिखा रहा है, और उस सीन में मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ। और पौना का भी 1 घंटा हो गया, समय देखकर मुझे अपने मन को समझाना पड़ रहा था, अब उठ, फैंटेसी की दुनिया से निकल, बहुत सपना देख लिया, अब खड़ी हो, रोज के काम में लगे। और कमाल की बात मैंने ये देखी कि जब मैंने बच्चों को उठाया, सीन टू सीन, वर्ड टू वर्ड वही सब कुछ रिपीट हुआ। ऐसे ही वो मेरे से गले लगे, ऐसे ही मेरे से बोले, ऐसे ही उठ के गए, वही दोनों की स्माइल, और कोई आपस में एक दूसरे को पुशिंग नहीं, झगड़ा नहीं, भाई भाई करते हुए बड़े प्यार से वो उसके लिए चीज ला रहा है, वो उसके लिए ला रहा है। और आई वॉज अमेज्ड कि ये आज क्या हुआ है। आज मतलब कहते सुबह का सपना सच्चा होता है, तो क्या मैंने सपना ऐसा देखा था कि वर्ड टू वर्ड, सीन टू सीन सच्चा हो रहा है। और बहुत अच्छी अनुभूति, और मेरी उमंग उत्साह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। बहुत खुशी में मैं भी किचन में काम कर रही हूँ कि ये तो बड़ा काम दे रहा है, योग का प्रयोग बहुत अच्छा हो रहा है। और स्कूल से जब बच्चे आए तो बिल्कुल वैसे ही, बैग पीछे रखा, मम्मी आज ये काम है, आज सबसे पहले मुझे होमवर्क करा, तो एवरीथिंग। और दोपहर को फिर मैंने युगल को कहा, मैंने कहा आप देख रहे हैं आज बच्चे एक बार भी लड़ाई नहीं कर रहे, आज तो कमाल हो गया, ना कोई रोने की आवाज आ रही, ना कोई शिकायत की आवाज आ रही, ना एक दूसरे से लड़ने की आवाज आ रही, कुछ भी नहीं। ये आज मैंने सुबह योग किया था, उसका कमाल है जरूर। तो ऐसा योग तो रोज करना चाहिए। तो शाम होते होते मतलब बिल्कुल वैसे ही चला। अगले दिन मैं फिर सुबह उठी, फिर मैं बड़े उमंग उत्साह से योग में बैठी, क्योंकि जब सफलता मिलती है तो आपकी पावर और हो जाती है। तो लेकिन उस दिन भी मैंने देखा कि शाम तक 1-2 बार हुआ, उन दोनों का झगड़ा हुआ। तीसरे दिन इफेक्ट और कम हो गया। तो मैंने सेंटर पे दीदी को अपना अनुभव बताया,
कि मैंने कहा दीदी मैंने ऐसे किया और इतना कमाल हुआ, मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ बच्चों को लेकर ही नहीं, कोई भी चीज इतनी परफेक्टली एज इट इज जो सोची वो हुई हो, ऐसा आज तक लाइफ में नहीं हुआ। और लेकिन उसके बाद दिन डे बाय डे उसका इफेक्ट कम क्यों होता जा रहा है? दूसरे दिन थोड़ा कम हुआ, तीसरे दिन और कम हुआ। तो दीदी ने जब मेरी पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आप जो ये सोच रहे थे ना, आज ये लड़ाई नहीं कर रहे सुबह से, तो आप वो तो ठीक काम कर रहे थे, लेकिन आप उनको एनर्जी, कौन सा चित्र देखकर आपने कौन सी एनर्जी दी। तो बड़ा साइंटिफिकली उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे आप कंप्यूटर पे मॉर्निंग में आपने प्रोग्रामिंग दे दिया और प्रिंट आउट ऑर्डर कर दिया, वो दिन भर प्रिंट आउट निकल रहा है जैसा आपने उसमें दिया उसको ऑर्डर। लेकिन वो जो सेकंड लाइन थी ना, स्मृति से स्थिति बनती है, स्मृति चेंज हुई तो वहां स्थिति भी चेंज हो गई। तो इसलिए अपनी स्मृति में वही रखना है। अगर आप कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाएगा तो प्रिंट आउट खराब तो निकलेगा ही ना। तो मुझे समझ में आया कि मेरी गलती कहाँ पे थी। मैं फिर सुबह उठी, फिर बड़े उमंग उत्साह से मैंने योग किया और बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन से, और थ्रू आउट डे मैं यही देखती रही कि वो इतने अच्छे बच्चे हैं, सत्युगी आत्माएं हैं, ऐसा है, सब कुछ इतना पॉजिटिव। और मैंने देखा फिर वो काम करने लगा फिर से। तो काफी मुझे अच्छा अनुभव हुआ इस चीज का, और उसके बाद मैंने इसको लौकिक में भी यूज किया, अपने काम में भी यूज किया। तो जैसे जैसे जो जो चीज देखी और वो वैसे वैसे होने लगा। और आप भी बहुत सब लोग यहाँ अनुभवी बैठे होंगे इस प्रयोग के। बाबा कहते हैं एक होता है योग का प्रयोग और दूसरा होता है योग में इनका प्रयोग। तो ये जो बात करी वो तो योग के प्रयोग की करी, और दूसरी बात इस विजुअलाइजेशन से हम योग कैसे इजी करें अपना। तो उसके लिए 3 स्टेप्स मैंने अनुभव करे और आप सब जानते भी हैं कि विजुअलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, देखना बुद्धि में, रियलाइजेशन उसको अनुभव करना इज द सेकंड स्टेप, एंड एक्चुअलाइजेशन उसको असलियत में कन्वर्ट करना। इसीलिए कहते हैं फॉर्म फॉलोज आइडिया। आइडिया पहले दिमाग में आता है, उसके बाद वो फिजिकली भी होता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि विजुअलाइजेशन के स्टेप से एक्चुअलाइजेशन तक हम कैसे आए, उसके पीछे की साइंस क्या है। तो उसके पीछे ये है कि विजुअलाइज करना कैसे चाहिए। यू शुड विजुअलाइज यूजिंग 5 सेंसेस। अपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए विजुअलाइज करना चाहिए। अब इसका कारण क्या है, उसको थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच से समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और अगर हम केवल उसको देख रहे हैं, आंखों से देखते हैं, जो मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं, तो चांसेस हैं कि हम, हो सकता है कि हम जब नेक्स्ट टाइम मिले तो शायद हमें उसका नाम ध्यान ना हो या एक बार से चेहरा देख के भी ना पहचाने, राइट। अब लेकिन मान लीजिए हम उसको 5 सेंसेस के थ्रू, लाइक मैं ध्यान से देखती हूँ कि उनके बाल थोड़े कम हैं, चश्मा लगा रखा है, थोड़ी स्मेल, हर एक इंसान की एक अपनी स्मेल होती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम उन्होंने लगा रखा है, या जब मैंने हाथ मिलाया उनसे तो हाथ उनका बड़ा स्मूथ था, हाँ सॉफ्ट था, या उनकी आवाज ऐसी थी। मतलब कि मैं सुनने पे भी ध्यान दे रही हूँ, टच पे भी ध्यान दे रही हूँ, देखने पे भी ध्यान दे रही हूँ, स्मेल पे भी ध्यान दे रही हूँ। जब मैं अपनी 5 इंद्रियों से ऑब्जर्व कर रही हूँ तो देयर आर चांसेस कि जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो हो सकता है कोई एक ट्रिगर से ही मुझे सारी इमेज उनके दिमाग में आ जाए, राइट। तो मेमोरी का भी ये प्रिंसिपल है कि जितना ज्यादा हम विजुअलाइजेशन 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं उतना ज्यादा हमारे दिमाग में देर तक वो इंफॉर्मेशन रहती है। अब होता क्या है, जब हम 5 सेंसेस को यूज करते हैं उस टाइम हमारे दिमाग में क्या होता है उसकी थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए मैं कोई रोज लेती हूँ और मैं उस गुलाब के फूल को केवल देखती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरे ब्रेन में, जैसे कि कल कनिष्क भाई भी बता रहे थे कि हमारे ब्रेन में इतने 4 लोब्स होते हैं और अलग अलग लोब का अलग अलग कंट्रोल होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स पर, ठीक है ना। तो जब हम केवल गुलाब को देखते हैं तो हमारे ब्रेन के वो पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। विजुअल कॉर्टेक्स के सेल्स, हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं देखती भी हूँ उसको, उसकी खुशबू भी ले रही हूँ और उसको टच भी कर रही हूँ, मतलब 3 सेंसेस यूज कर रही हूँ। तो उससे क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाथवेज ऐसे क्रिएट होते हैं मेरे तीनों सेंस ऑर्गन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है पाथवेज, ऑल्फैक्टरी, विजुअल और टेक्टाइल, ये तीनों एरियाज आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक्टिवेट होते हैं। दैट मीन्स कि मेरे ब्रेन का ज्यादा हिस्सा एक्टिवेट हो रहा है।
ठीक है, मेरा ब्रेन ज्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा है जिस टाइम मैं तीनों सेंसेस से यूज कर रही हूँ। अब इस ब्रेन का ज्यादा एक्टिव होना मेरे लिए कैसे यूजफुल है, इसके समझना पड़ेगा हमें साइंस ऑफ लर्निंग क्या है। अब लर्निंग जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं ना हम, और हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस क्या है, अपने 63 जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं उनको मर्ज करके अपने ओरिजिनल संस्कार हमको इमर्ज करना है। चारों सब्जेक्ट्स के थ्रू हमको करना तो यही है ना कि अपने ओरिजिनल संस्कार में, आत्मिक स्वरूप में और उसके गुणों में और उसके वर्च्यूज में हमको आना है। तो अब ये लर्निंग, साइंस ऑफ लर्निंग क्या है, उसको हम इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। ये इंसान का दिमाग है जहां पर साइंस ये बताती है कि अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनका एक जाल है, पूरा नेटवर्क है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी भी चीज को लर्न करना या लर्निंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, जो ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, इन सब के बीच में उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाती है, सिग्नल के फॉर्म में जाती है, और वो सिग्नल एक पाथवे क्रिएट करता है न्यूरॉन्स के बीच में आपस में, और वो पाथवे जब क्रिएट होता है देन लर्निंग टेक्स प्लेस। और इस पाथवे को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपने वीडियो में भी देखा कि एक दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटी सी जगह होती है, गैप देखा था ना अभी आपने, वो गैप है, वो साइनैप्स है। उस साइनैप्स के थ्रू जंप करना होता है, उसको क्रॉस करना होता है किसी भी सिग्नल को, जो इलेक्ट्रो सिग्नल, कोई भी लर्निंग प्रोसेस आया वो इलेक्ट्रो सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसफर होता है, और जिस पाथवे को वो फॉलो करता है वो एक रास्ता बनाता है। ठीक है, जैसे हम चलने के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं ना, ऐसी वो लर्निंग प्रोसेस, वो एक दिमाग में एक पाथवे क्रिएट करता है, तब कोई चीज हम नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, और जब हम उसको बार बार उस रास्ते पे जाते हैं तो वो रास्ता हमारे लिए और क्लियर होता जाता है। इसी तरह जब हम पहली बार लर्निंग प्रोसेस, कोई भी नई चीज सीखते हैं, तो थोड़ा सा हमें समझने में टाइम लगता है, क्योंकि वो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन बार बार जब वो उस रास्ते से जाता है और जंप करता है तो वो प्रोसेस उसके लिए स्मूथ हो जाता है। अब ये कैसे रिलेटेड हमारी साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन से, विजुअलाइजेशन की साइंस ये कहती है, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि स्टडीज करी गई, और एक इंसान जिसको मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, स्ट्रोक अटैक उसको हुआ, पैरालिसिस का अटैक हुआ, और अगर उस इंसान ने बहुत अच्छे से विजुअलाइज किया कि वो अपना जो अफेक्टेड हाथ या पैर है उसको हिला रहा है, उसको इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में उसको मूव कर रहा है, तो देखा गया कि वो असलियत में भी अपने हाथ को उठाने में थोड़ा थोड़ा उसको मदद मिली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वो अपने हाथ को विजुअलाइज कर रहा था उठाने के लिए, तो जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल था, ब्रेन टिश्यू रिस्पॉन्सिबल था उस मूवमेंट के लिए, उस टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो, ब्रेन के अंदर उस टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो रिपीटेड विजुअलाइज करता है कि मैं हाथ उठा रहा हूँ, हाथ उठा रहा हूँ, तो रिपीटेड ब्लड फ्लो से वो ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है, जिसके कारण वो असली में हाथ उठा पाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा दिमाग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, भेद नहीं कर सकता। जो भी चीज हम विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिनेशन में देख रहे हैं, और ये विजुअलाइज नहीं कर पाता कि जो हम देख रहे हैं और जो हम असली में कर रहे हैं इनके बीच में कोई फर्क है क्या। हमारे ब्रेन सेल्स उतने ही एक्टिवेट होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो सेम ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, चाहे वो इंसान विजुअलाइजेशन में काम कर रहा है या असलियत में काम कर रहा है, दोनों ही केस में वो एक से ही विजुअलाइज होते हैं। इसको समझने के लिए वीडियो देखते हैं। इसका वॉल्यूम नहीं, इसी से लगाना। प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, इसका नाम है विजुअल मोटर। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ एथलीट्स के ऊपर बायोफीडबैक तार और वो सब लगाया गया, और उनसे कहा गया कि आप मन में रेस करिए, आप विजुअलाइज करिए एज इफ कि आप ट्रैक पे रेस कर रहे हैं, उतनी ही स्पीड से आप मन में उस चीज को देखिए। और उनकी सारी रीडिंग्स ली गई कि उनके मन में जो एक्टिविटी हो रही है उससे जो उनकी रीडिंग आ रही है ब्रेन वेव्स की, वो पाया गया कि वो बिल्कुल इक्वल थी जब वो असली में ट्रैक पे भाग रहे थे, और जो इमेजिनेशन में भाग रहे थे वो बिल्कुल सेम था। तभी ये साइंस एस्टैब्लिश हुई कि दिमाग इस बात का भेद नहीं कर पाता कि वो ये काम विजुअलाइजेशन में कर रहा है या असलियत में कर रहा है। तो जब हमें ये साइंस पता लग गई
तो क्या हम इस साइंस को अपने लिए यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और इसी के लिए एथलीट्स को या लाइफ में जो लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उसकी स्पेशल उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिसे कहते हैं विजुअल ट्रेनिंग। उस विजुअल ट्रेनिंग में क्या करते हैं उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये एग्जाम्पल है रिबेका ओवेन का, जो 7 साल की उम्र से ही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी और इतनी छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया जिम्नास्टिक्स में। और इन्होंने 2002 में वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता। अब उनका सपना था कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतें, उसके लिए उनको एक समर सॉल्टिंग का स्टेप करना था। अब वो करने की उन्होंने काफी फिजिकली कोशिश करी, आप देख रहे हैं कि वो नहीं कर पा रही हैं ना। उनको वापस घूमकर जो रॉड है उसको पकड़ना है, लेकिन रिपीटेड प्रैक्टिस करने के बाद भी वो ये ऐसा नहीं कर पाए। कि आप जो स्टेप आप इसको एक्चुअल में लेना चाहते हैं, एज इट इज उस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में विजुलाइज करें। तो विजुलाइज कैसे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विजुलाइज करने के लिए उनको बताया उनके कोच ने कि जैसे जैसे आप एक एक स्टेप, जो जो मसल आप मूव करें, जैसे अपने हाथ और पैर मूव करें, ऐसे विजुलाइज करें कि आप असलियत में कर रहे हैं और आप उस रॉड को पकड़ पा रहे हैं जब आप समरसॉल्ट करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान लगाकर इसी तरह से विजुलाइज किया, बिना एक मसल मूव करे अपनी सारी मसल्स को मूव करते हुए देखा। देखिए कैसे। सेकंड बाय सेकंड उन्होंने विजुलाइज किया कि अब मैं इतना ऊपर जाऊंगी, फिर मैं ट्विस्ट होंगी, फिर मैं वापस आऊंगी, इस सेकंड में उसको होल्ड करूंगी। एंड शी टोल्ड कि इस विजुलाइजेशन से मुझे काफी फर्क आया। और इस साइंस को समझते हैं कि एक्चुअल में जब वो विजुलाइज कर रही थी तो उसके दिमाग में क्या हो रहा था। साइंस ये बताती है कि जब हम विजुलाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन का एक रीजन एक्टिवेट होता है और उस एक्टिवेशन के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, जैसे हमने बात करी ब्रेन सेल्स के थ्रू, जो सिग्नल है वो ट्रांसफर होता है एक से दूसरे न्यूरॉन में, और वो इम्पल्स एक पाथवे क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर ब्रेन न्यूरॉन से जो रिस्पॉन्सिबल है उस मूवमेंट के लिए, जो समरसॉल्टिंग के लिए जरूरी है। जिन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना, वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं इस प्रोसेस से, विजुलाइजेशन प्रोसेस से। बेसिकली जब वो विजुलाइज कर रही है तो वो पाथवे क्रिएट हो रहा है उसके दिमाग के अंदर, और जब वो बार बार विजुलाइज करती है, क्योंकि ये प्रोसेस बार बार करना है, जब वो बार बार विजुलाइज करती है तो जैसे कहते हैं ना कि एक रास्ता आप झाड़ियों में से चलना शुरू करें, कुछ दिन चलते जाएं तो थोड़ी पगडंडी सी बन जाती है, हाँ, फिर उस पर साइकिल स्कूटर जाने लगते हैं तो रास्ता सा दिखता है, और जब सरकार की नजर पड़ती है तो वहां सड़क भी बन जाती है। तो वही प्रोसेस है कि जब आप बार बार विजुलाइज करते हैं तो वो रास्ता स्मूथ होता जाता है, और जब वो इतनी बार देखने के बाद स्मूथ हो जाता है तो जब वो एक्चुअल में करती है तो उसके लिए वो करना आसान होता है, क्योंकि वो रास्ता पहले से बना हुआ है। यू अंडरस्टैंड? तो फिजिकली उतनी मेहनत ना करके अगर विजुअली मेंटली वो विजुलाइज करती है उस चीज को, तो दैट हेल्प्स इन दैट वे। तो एक्चुअल में कितनी जल्दी कर पाई, जो वैसे नहीं वो कर पा रही थी। सो दैट मीन्स विजुअलाइजेशन से लर्निंग के लिए, कोई भी नई चीज हमें लर्न करनी है तो उसका पाथवे क्रिएट हो सकता है अगर हम उसको एज इट इज होते हुए देखें। जैसे कि मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया कि वो सच होने लगा, क्योंकि जब मैंने साइंस को समझा कि विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का क्या मैजिक है, क्या इंपॉर्टेंस है, और इसको मैं अपने लिए कैसे यूज करूं, और करके जब सफलता मिली
तो मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं आपके सामने भी इसको प्रेजेंट करूं, जब भाई साहब ने मुझे मौका दिया और उनके साथ डिस्कशन हुआ इस चीज़ का कि हमें योग में कैसे हेल्प कर सकता है। तो अभी थोड़ा सा एक वीडियो के थ्रू ये देखते हैं कि ये पाथवे हमारा लर्निंग का कैसे बनता है। जैसे हमने देखा था ना, ब्रेन सेल्स के बीच में साइनेप्स है, गैप है, आप उसको देख सकते, देखिए ये साइनेप्स है, दो ब्रेन सेल्स के बीच में ये डिस्टेंस है। अब देखिए कोई इंसान जब पहली बार इस डिस्टेंस को भरने की कोशिश करता है रस्सी के थ्रू और उसको क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली उसको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो बड़ी मेहनत करके वहां दूसरे साइड तक पहुंचता है। जब वो 2-3 बार ऐसे चला जाता है तो उसके लिए प्रोसेस स्मूथ हो जाता है ना, चलना करना उसके लिए, उधर जाना और उधर से इधर आना काफी आसान हो जाता है। और धीरे धीरे चलते चलते जब वो बार बार जाता है तो इट्स लाइक क्रिएटिंग अ पाथवे, अब एक रास्ता सा बनने लगता है, फिर धीरे धीरे पुल बन जाता है और फिर वो एंड में बिल्कुल उसके लिए इतना आसान होता है जैसे कि सिर्फ वो उसके ऊपर चल रहा है। इसी तरह से हम भी राजयोगा मेडिटेशन में जब बाबा हमें कोई विजन देते हैं, या हम जैसे बाबा कहते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, बच्चे हर घंटे में 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, तो बाबा हमको विजन देते हैं कि अब फरिश्ता स्वरूप में टिक जाओ। अगर उस फरिश्ता स्वरूप में 1 मिनट के लिए हम विजुलाइज करें कि हमारी उस टाइम स्थिति क्या है, हम कहाँ उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबा के साथ, कुछ क्रिएट करें, ठीक है। सिर्फ फरिश्ता स्वरूप, सिर्फ अपने को ऐसा ना देखें कि खाली फरिश्ता है, उसके अलावा जो हमें फरिश्ता बनके करना है बाबा के साथ, थोड़ी रमणीकता के साथ भी आप अपने आप को देख सकते हैं, उड़ते हुए देख सकते हैं, सकाश देते हुए, बहुत सारी बाबा के इतने अच्छे अच्छे मुरली में पॉइंट्स आते हैं। और बाकी तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली याद क्या है, बाबा का साथ ना, बाबा साथ में है तो याद तो है ही, और उसके बाबा ने विधि बताई है कि इन स्वरूपों में अपने आप को याद करो। तो जब हम बार बार हर घंटे विजुलाइज करते हैं तो बेसिकली वो हमारे लिए पाथवे बनता जाता है, यू अंडरस्टैंड। और रिपीटेड करने से वो पाथवे इतना स्मूथ हो जाता है कि हमारे लिए वो 1 सेकेंड में विजुलाइज करना, जो शुरू में हम कमेंट्री देते हैं बॉडी को रिलैक्स करो ना, जब नए आते हैं तो उनको कमेंट्री देते हैं, उनकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, माइंड को तैयार करते हैं, और फिर धीरे 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 उन्हें एक विजन दिखाते हैं कि आप चांद सितारों से ऊपर जा रहे हैं। ऐसे करते करते 5-10 मिनट हम उनको यही विजन देते हैं। वो जरूरी भी है शुरू में देना, लेकिन जब रिपीटेडली दे देते हैं ना तो उस प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है ना। 1 सेकेंड में आप बाबा के पास पहुंचते हैं, 1 सेकेंड में उस स्वरूप में स्थित होते हैं। तो इसलिए ये रिपीटेशन बहुत जरूरी है, बार बार उसको अपनी स्थिति को देखना, तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। अब इससे जब हमने देखा कि हमारा लर्निंग प्रोसेस इजी होता है, तो इसी चीज को एथलीट्स ने और गेम्स में भी और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कई लोगों ने यूज किया। इनफैक्ट यहाँ मैं एक शेयर करना चाहूंगी आपके साथ एग्जाम्पल कि हजारों सालों से माना जाता था कि इंसान की लंग कैपेसिटी, इंसान के हड्डियों का ढांचा, इंसान के पल्स रेट, हार्ट बीट कुछ इस तरह से बनी हुई है कि कोई भी इंसान 1 मील की दूरी 4 मिनट के कम टाइम में वहीं पूरी कर सकता। 4 मिनट तो वो लेगा ही लेगा। और इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स भी करे गए कि एक इंसान के पीछे शेर को दौड़ा दिया गया कि अब अपनी जान बचाने के लिए तो कम से कम वो तेज भागेगा, लेकिन फिर भी वो 1 मील की दूरी 4 मिनट के टाइम से कम टाइम से में नहीं पूरी कर सका। लेकिन 1954 में रॉजर बेनिस्टर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कुड डू दैट। उन्होंने 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में पूरी कर पाए। तो ही मेड समथिंग इम्पॉसिबल, जो इतने सालों से माना जाता था उसको पॉसिबल करके दिखाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी साल के एंड तक 37 और लोगों ने ऐसा करके दिखाया। 37 और लोगों ने उस स्पीड से भागकर दिखाया। और उससे भी कमाल की बात यह है कि अगले 2 सालों में 300 ऐसे लोग कर पाए। अब एक रिसर्च बैठी कि सबको इतनी हैरानी हुई, जो हजारों सालों से काम नहीं हो पा रहा था एक इंसान ने किया, और उसके बाद तो इतने सारे लोग कैसे पैदा हो गए। तो उन सभी लोगों से पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कर पाए जो इतने सालों से नहीं कर पा रहे थे। तो उन सभी का ये जवाब था कि जब रॉजर बेनिस्टर ने ऐसा किया तो हमें एक नया विश्वास पैदा हुआ कि जब एक इंसान कर सकता है तो हम भी उसी फील्ड में हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और जब ये विश्वास के साथ हमने किया, अपने दिमाग को दिखाया, तो हम कर पाए। बाकी सबको प्रेरणा मिली रॉजर बेनिस्टर से, लेकिन रॉजर बेनिस्टर से जब पूछा गया कि आपको किससे प्रेरणा मिली, तो उनका जवाब था कि मैंने अपने आप को
1 मील की दूरी 4 मिनट के टाइम से कम टाइम में पूरी करते हुए देखा है, हजारों बार अपनी विजुअलाइजेशन में, अपनी इमेजिनेशन में। मैं हर पल ये देखा करता था कि मैं उस दूरी को 4 मिनट से कम टाइम में पूरी कर पा रहा हूँ। और जब वो रिपीटेडली उन्होंने किया, उस साइंस को तब हम समझ भी गए रिबेका के एग्जाम्पल से। सो देयर आर लॉट मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री जहाँ पे इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कई सारे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमारे दिमाग में, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं सुबह 4 बजे उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अमृत वेला में मेरे को आनंद आता ही नहीं है इसलिए मैंने करना ही छोड़ दिया। हाँ? या मैं 4 बजे उठता हूँ, उस दिन सारा दिन बहुत सिर भारी भारी रहता है, इससे अच्छा है मैं 6 बजे उठ के बाबा का ध्यान लगा लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे हैं। या मेरा तो शेड्यूल इतना बिजी है कि बाबा जो कहते हैं ना कि हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल करो या चार्ट बनाओ, ये तो पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। तो बहुत सारे हमने बिलीफ सिस्टम्स बना लिए अपने लिए कि मेरे लिए तो ये हो नहीं सकता या ऐसा पॉसिबल नहीं है।